रे ऑप्टिक्स, सिंगल स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। आज हमें करना है बच्चे सिंगल स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक है बच्चे, इसमें बहुत सारे केस पॉसिबल हैं। क्या? देखो, स्फेरिकल सरफेस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे केस पॉसिबल है। इसके एक तरफ म्यू वन है, म्यू टू है, ठीक है, म्यू वन है, म्यू टू है। अब यहाँ पर म्यू वन छोटा भी हो सकता है म्यू टू से, म्यू वन बड़ा भी हो सकता है म्यू टू से। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, पॉसिबल है। या ये म्यू वन म्यू टू है, अगेन सेम केस यहाँ भी है, म्यू वन बड़ा भी हो सकता है म्यू टू से, म्यू वन छोटा भी हो सकता है म्यू टू से। एंड ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसका यहाँ पर एक सरफेस है जिसके दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है। तो आपसे कहेगा कि दो मीडियम को सेपरेट करें और ऑब्जेक्ट रेयरर या डेंसर मीडियम में रखा है। यार इसके हिसाब से देखिए तो ऑब्जेक्ट किस में रखा है? रेयरर मीडियम में। इसके हिसाब से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है वो डेंसर मीडियम होता है। इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है, इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में, एंड इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में। क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका वो ज्यादा होता है, म्यू ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर मीडियम होता है। इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। चाहे कुछ भी कंडीशन हो, दे विल ऑलवेज फॉलो आ इक्वेशन म्यू टू बाय वी। आप कोई से भी कोई केस ले लो, दे विल ऑलवेज फॉलो अ कंडीशन म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये इक्वेशन हमेशा फॉलो होगी। म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये इक्वेशन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें मुझे रट्टा मार के चलना है कि म्यू टू इज द refractive index of medium in which light enters. Mu2 is refractive index of medium in which, ज्यादा या कम उससे मतलब नहीं है, जिसमें लाइट घुस रही है, ठीक है, इन विच लाइट एंटर्स। म्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग। तो मैं आपको दो केस करा देता हूं। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों मीडियम के लिए मैं आपको प्रूफ कराता हूँ ये फॉर्मूला सबका। हालांकि चारों में एक ही तरीके से प्रूफ होना है, तो मैं आपको दो तरीके से प्रूफ करा देता हूँ। ठीक है, ये केस वन ले लेते हैं, केस टू, केस थ्री। वी आर आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व केस वन एंड केस फोर। नहीं, केस थ्री करते हैं। ठीक है, वी आर सॉल्विंग द केस वन एंड केस थ्री। कोई से भी कर लो बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। अब बच्चे देखिए, मैं सेटअप कर रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द केस है। मैं बेसिकली ये फॉर्मूला प्रूव करूंगा इस केस को लेके और इस केस को लेके। ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट डाउन केस वन। ये नोट हो गया बच्चे? कोई लोग लिख रहा है इसे? हेलो, हाँ लिखो लिखो।
देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, केस वन लेके चल रहा हूँ। केस वन में आई थिंक मेरी फिगर ऐसी थी, म्यू वन म्यू टू। इसका सेंटर कहाँ होगा इस सरफेस का? जो ये सेंटर होगा, है ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा होगा। लाइट ऐसे जा रही है, म्यू आई एम बाय अज्यूमिंग म्यू वन इज लेस देन म्यू टू। लाइट रेयर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल इज द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट टू द ओरिजिन, द सेंटर। कोई भी लाइन जो किसी पॉइंट को सेंटर से जोड़ती है वो नॉर्मल। तो रेयर से डेंसर लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The distance of, let this to be point M x. The distance of center from the pole, yeah, optic center is x, radius. Object distance is u, and image distance from the x is v. Here is the formation of image. Let this angle to be alpha, beta, and gamma. At P, if you apply the Snell's law, P पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या पाएंगे बच्चे? कि स्नेल्स लॉ कहता था म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन ऑफ अपोजिट वाले मीडियम का एंगल। म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन ऑफ अपोजिट वाले मीडियम का एंगल। म्यू टू के अपोजिट वाले मीडियम का एंगल कितना है? आई, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। फॉर स्मॉल थीटा हमने पढ़ा था, फॉर स्मॉल थीटा sin theta is nearly equal to theta is nearly equal to tan theta. So mu 2 by mu 1 is nearly equal to I by R. Mu 2 by mu 1 is nearly equal to I by R. Let it to be equation 1. ठीक है। Now in आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अगर ये ट्रायंगल है, इसमें एक्स वाई और ये जेड एंगल है, तो ये बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो के सम के बराबर होता है। Apply the same property in the triangles wherever possible to find the value of I and R. So in triangle POC, you can see I is the exterior angle. I is equal to alpha plus beta, exterior angle property. और R की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इन ट्राइंगल PCI, इन ट्राइंगल PCI, बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल। PCI में बीटा एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। दिस एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? बीटा माइनस गामा। तो आपकी आई और आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1। आपको आई और आर पुट करना था, तो 2 and 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अगर आप पुट करोगे म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू आई बाय आर था, ये किसके इक्वल आ जाएगा? आई का वैल्यू आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई। वही अगेन फॉर स्मॉल एंगल बात चल रही है। फॉर स्मॉल एंगल थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा थीटा टेन थीटा ऑल आर इक्वल, तो इट इज इक्वल टू म्यू टू टेन बीटा। मतलब सम हाउ आपको आई और आर की वैल्यू निकालनी है। पहले स्नेल्स लॉ लगाना है, फिर कुछ भी करके आई और आर का वैल्यू निकालना है। टेन बीटा माइनस टेन गामा इज इक्वल टू म्यू वन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ठीक है,
तो ड्रॉ करो, लेट टू बी इक्वेशन 4। ये जो इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन 4 मान लो। ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंथ इतना पतला है कि ये जो डिस्टेंस है नेग्लिजिबल है। ड्रॉ पीएम इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बट एक्सएम इज नेग्लिजिबल। एक्सएम जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? इस ट्रायंगल से निकाली tan बीटा की वैल्यू फ्रॉम दिस ट्रायंगल। tan बीटा इज pm अपॉन mc, pm अपॉन mc माइनस tan गामा बड़े बड़े ट्रायंगल में से pmi में से pm अपॉन mi, pm अपॉन mi mu1 tan अल्फा फ्रॉम दिस ट्रायंगल pm अपॉन om, pm अपॉन om प्लस tan बीटा अगेन pm अपॉन mc। लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे m से कोई भी डिस्टेंस नहीं पता। मुझे जो डिस्टेंस पता है x से पता है, बट xm इज नेग्लिजिबल। तो बच्चे mc और xc बराबर है। फिगर में अगर आप ध्यान देंगे तो डिस्टेंस mc और xc बराबर है, क्योंकि xm डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो आप जो डिस्टेंस m से है उसे m से ना लिख के x से लिख दो। म्यू टू mc को नियरली कितना लिख दो xc, mi को नियरली कितना लिख दो xi। om को नियरली कितना लिख दो ox प्लस pm, mc को नियरली कितना लिख दो xc। m की जगह आप जो डिस्टेंस m से नाप रहे थे वो अब x से नाप लीजिए। ये सारे pm कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या बच्चे, म्यू टू एक्सी कितना है बच्चे फिगर में देख के बताइए, r आगे की तरफ पॉजिटिव तो 1/r 1/r माइनस 1/xi। xi कितना है बच्चे फिगर में देख के बताइए, v। आई इज द इमेज, x से i का दूरी कितना बच्चे फिगर में आगे की तरफ v, म्यू1। ox कितना बच्चे लेफ्ट में। अगर मुझे ऑब्जेक्ट में जाना है तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो उल्टा लाइट के उल्टा जाना पड़ेगा, माइनस u प्लस 1/xc कितना है r। तो म्यू टू बाय आर माइनस म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू माइनस म्यू1 बाय यू प्लस म्यू1 बाय आर। इसको रीअरेंज कर लीजिए, म्यू1 बाय आर को इधर म्यू टू, तो अगर आप इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, म्यू टू बाय आर माइनस म्यू1 बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू। यही इक्वेशन थी। इक्वेशन हमारी पास यही थी ना, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू1 बाय आर। ये इक्वेशन आ गया हमारा आंसर। जो हमारा आंसर था आ गया बच्चे, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू1 बाय आर। ये इक्वेशन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझो, नोट करो। आफ्टर दैट ट्राई टू ड्राइव द सेम इक्वेशन फॉर द फोर्थ केस। ट्राई टू ड्राइव द सेम इक्वेशन फॉर द फोर्थ केस। हरियर
निकाल लो। हो गया बच्चे? किसने लिख लिया? समझ समझ के करना बच्चे। हो गया बच्चे? अरे थर्ड पार्ट हो गया, ये तो हो गया, इसका अगली डेरिवेशन हो गई। ये तो हो गया फोर्थ केस जो मैं कह रहा था कि लेंस वो मेरा ऐसे वाला है। केस यही मान के चल रहे हैं, ये म्यू1 म्यू2, बस ये बदल गया। इसका जो सेंटर है वो इस तरफ होगा। तो सर्कल अगर मैं मानूंगा तो इसका सेंटर इस तरफ आएगा ना लेफ्ट में, इतना अंतर पड़ेगा। अरे पहला काम है री डायग्राम कंप्लीट करना, वो मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ ताकि आप बुद्धिमान है। सेम स्टेप फॉलो करने हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं, अलग से नहीं चलानी, सेम स्टेप। ठीक है, ट्राइंग। तो ये आपका यहां से लाइट गई, तो जो पहले वाला केस था उसमें लिख लो कॉन्वेक्स सरफेस। जो पहले वाला केस था वो कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस भी तो ये वही काम करता है, लाइट ऐसे जाती है ऐसे मोड़ देता है ना। तो पहले वाले केस को केस ब्रैकेट में ऊपर हेडिंग में डालना है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यही तो काम करता है, पहले वाला भी तो यही काम कर रहा था, लाइट ऐसे जगह ऐसे मोड़ रहा था वो, है ना। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो भी ऐसा होता, तो आप लिखो पहले वाले की हेडिंग डाल दीजिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। अभी देखो यहां से लाइट गई, ये सेकंड केस है। ये अगर कॉन्केव लेंस होता है तो लाइट कैसे जाती है, डाइवर्जिंग होता है ना, ऐसे फैल जाती है। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये नॉर्मल है। रेयरर से डेंसर, लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर, लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये सपोज नॉर्मल है ना, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो ऐसा कौन करता है, तो आप इसको और क्या डाल सकते हैं हेडिंग, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, क्योंकि कॉन्केव लेंस भी ऐसे ही काम करता है, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, ये पॉइंट पी मान लीजिए। जो लाइट फैलती हुई जाती है उसकी वो इमेज क्या बनाती है, ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड।
ये तो नॉर्मल वाली लाइन थी जो सेंटर से पास कर रही थी, ये नॉर्मल है NN, ठीक है। अगर मैं इमेज वाली लाइन को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो वो ये इमेज बना रही है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेगी इसकी इन दिस केस, क्योंकि ये लाइट आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो मुझे आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, मुझे पीछे बढ़ानी पड़ेगी। डायग्राम बाकी का है वही, ये U, ये पॉइंट X हो गया, ये V हो गया, और सेंटर की दूरी क्या होती है बच्चे? रेडियस। सेंटर की दूरी क्या होती है? रेडियस। बस इसी ये साफ सुथरा डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियरली नजर आए। नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल जहां टकराएगी वो सेंटर, ये लाइट बेंड कर गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो लाइट बेंड कर गई वो नॉर्मल सर्च एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, ऑन प्रोड्यूसिंग, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, वो जहां टकराएगी वो आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, वो जहां टकराएगी वो आई, ये x है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, सेंटर का डिस्टेंस r। करो। अब आप देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बाय द फिनोमेना ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये एंगल r है तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी r हो जाएगा। एक को अल्फा, बीटा, गामा, बाकी वही स्टेप फॉलो करते चले जाओ जैसे पहले किया है, डिट्टो सेम स्टेप। P पे पहले स्नेल्स लॉ लगाओ, ये μ1, μ2, μ1 छोटा मान के चल रहा हूँ μ2 से, डिट्टो सेम स्टेप चलेंगे, कोई स्टेप चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बड़ी सी बना के दे दी है। Then
करो बच्चे, शाबाश। देखिए बच्चे, पहले आपने पी पे स्नैपशॉट लगाया, सब सारे स्टेप सेम रहेंगे। बाय स्नैप एट पॉइंट पी, म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू के अपोजिट वाले मीडियम एंगल कितना है, आई, साइन आई, और म्यू वन के अपोजिट वाले में आर, साइन आर। म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू आई बाय आर। फिर आपको आई और आर की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, यही स्टेप थे। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखिए बच्चे, ट्राइंगल ढूंढिए, इन ट्राइंगल पीओसी, इन ट्राइंगल पीओसी, आप देख सकते हैं गामा इज द एक्सटीरियर एंगल एंड इट इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। पीओसी बड़े वाले में, बड़े वाले में गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो आई का वैल्यू आ गया गामा माइनस अल्फा। इन ट्राइंगल पीआईसी, अगेन गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, इसको सेकेंड इक्वेशन, तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर आ जाएगा बच्चे गामा माइनस बीटा, आर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। पुट 2 and 3 in equation 1, put 2 and 3 in equation 1, तो म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू, आई की जगह पुट कर दिया गामा माइनस अल्फा, और आर की जगह पुट कर दिया गामा माइनस बीटा। वही उसकी जगह टेन पुट कर दिया। फिर कंस्ट्रक्शन वही, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट एमएक्स इज नेग्लिजिबल। ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट, draw PM perpendicular to principal axis such that mx is negligible। तो आप सारी tan गामा tan बीटा सारी वाली पुट कर दीजिए। tan गामा की वैल्यू PM अपॉन CM, PM अपॉन CM। tan बीटा की वैल्यू PM अपॉन MI, PM अपॉन MI म्यू वन। tan गामा की वैल्यू PM अपॉन MC, PM अपॉन MC माइनस tan अल्फा की वैल्यू PM अपॉन OM, PM अपॉन OM। सारे PM कट जाएंगे, लेकिन M से मुझे कोई भी डिस्टेंस नहीं पता, मुझे X से डिस्टेंस पता है, लेकिन MX नेग्लिजिबल है, तो आप क्या करोगे, MC को नियरली XC लिख दोगे, म्यू टू 1 बाय XC माइनस MI को क्या लिख दोगे, XI इजिकल टू म्यू वन, MC को XC एंड OM को OX। सारी की सारी चीजें, चाहे C पॉइंट हो, चाहे I हो, चाहे O, ऑल आर एट द लेफ्ट, सारे के सारे पॉइंट लेफ्ट में है। तो 1 बाय XC, XC क्या है बच्चे, माइनस आर, माइनस 1 बाय XI, XI क्या है बच्चे, माइनस V, म्यू वन 1 बाय XC
1/XC। XC कितना है बच्चे? -R। 1/OX। OX कितना है बच्चे? -U। ठीक है। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा -μ2/R प्लस μ2/V इज इक्वल टू -μ1/R प्लस μ1/U। ये आ जाएगा μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, μ2/R माइनस μ1/R। यही आंसर है, यही आपका आंसर है बच्चे। μ2/V माइनस μ1/U, μ2 माइनस μ1/R।